मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। बीजेपी दिल्ली जीत चुकी है। 27 साल का वनवास भी खत्म हो चुका है, लेकिन दिल्ली की इस जीत में भी बीजेपी ने अपने लिए संदेश ढूंढ लिया है। अब बशीर बद्र का एक शेर की तर्ज पर बीजेपी ने आने वाले दिनों के लिए टू डू लिस्ट भी तैयार कर ली है। अब बशीर साहब कहते हैं कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो बीजेपी भी मील के हर पत्थर से आगे एक नई मंजिल की ओर नजरें गड़ाए बैठी है और आगे बढ़ती चली जा रही है। अब याद करिए साल 1984 का वो दौर, देश के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर जीत सकी थी। 4 दशकों बाद आज देश में बीजेपी 240 सीटों पर काबिज है। दिल्ली की विधानसभा में सरकार ना होने की जो कसक बाकी थी वो भी अब दूर हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। अब सच तो यही है कि मोदी का मिशन अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। आज देश में 21 राज्यों में भी भगवा परचम लहराने के बाद बीजेपी का मिशन अभी बाकी है, और ये मिशन है दक्षिण भारत की दीवार को पार करने का, पूरे देश में बीजेपी को अजय बनाने का। और एक बार वो सपना कि जब भारत का मैप देखा जाए तो वो भगवा रंग से लहरा रहा हो। तो मैं अदिति नागर आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बीजेपी के इसी प्लान को डिकोड करूंगी कि अब आगे क्या, और साथ ही साथ ये चर्चा भी करूंगी कि आखिर बीजेपी की चुनौतियां क्या हैं। और चुनौतियों की इस लिस्ट में सबसे पहले है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। अब वैसे अगर सच कहूं तो ये कोई चुनौती नहीं, लेकिन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से एक बड़ा नैरेटिव सेट करना चाहती है, और इसी में बीजेपी और संघ दोनों इस पर महामंथन में लंबे समय से जुटे हैं। बीजेपी को क्लैरिटी है, लेकिन संघ के साथ क्लैरिटी रखने के लिए महामंथन चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो सकता है, और बीजेपी इसके जरिए एक नया नैरेटिव गढ़ना चाहती है। दरअसल इसके पीछे बीजेपी की 2 स्ट्रैटेजीज हैं। राजनीति की समझ रखने वाले कई दिग्गज ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष या तो किसी पिछड़ी जाति यानी ओबीसी से होगा, या फिर एससी या एसटी से हो सकता है। इसका अगर छोटा सा उदाहरण दें तो वजह यह भी बताई जा रही है कि जिस तरीके से 2024 के चुनाव में संविधान बदलना और एससी एसटी के आरक्षण का जो जिक्र राहुल गांधी या विपक्ष ने उठाया, उस बात की काट है ये। और ये सबके लिए एक अबूझ पहेली तो है ही कि आखिरकार होगा क्यों, क्योंकि आज के माहौल में जहां सरप्राइज होता है भारतीय जनता पार्टी में हर एक फैसले पर, तो जाहिर तौर पे ये एक अबूझ पहेली बनी हुई है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दरअसल इसका फॉर्मूला बेहद सरल और सिंपल है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर। जहां तक मेरी जानकारी है, बीजेपी सिर्फ 2 बातों को लेकर मंथन कर रही है। अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर भारत से हो या फिर दक्षिण भारत से, क्योंकि उत्तर भारत में कमल का परचम लहरा रहा है और दक्षिण भारत में बीजेपी घर घर कमल खिलाने की तैयारी में है। सबसे पहले बात उत्तर भारत, या फिर यूं कहूं कि हिंदी पट्टी वाले राज्य, जहां यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली में बीजेपी की अपनी बहुमत वाली सरकारें हैं, तो वहीं बिहार में वो नीतीश कुमार के साथ सत्ता में। हिंदी पट्टी के इन राज्यों में बीजेपी की किलेबंदी भी आपको याद दिलाती है, जो अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों पर नजर डालने के बाद आसानी से समझी जा सकती है कि बीजेपी यहाँ किस मिशन के साथ काम करना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। अब जैसे उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, पश्चिम यूपी के जाट। फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, ब्राह्मण हैं। इसी तरह हरियाणा में बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। फिर दिल्ली की बात करें तो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं वीरेंद्र सचदेवा, क्षत्रिय समाज से आते हैं।
राजस्थान का जिम्मा मदन राठौड़ तो बिहार के दिलीप जायसवाल को जिम्मा दिया गया है। जातीय समीकरण, सोशल बैलेंसिंग, सोशल इक्वेशन। अब ये लिस्ट और नाम आपको मैंने इसलिए याद दिलाए हैं, ये बताने के लिए कि आपको एक बात और समझाई जा सके। बीजेपी के गठन के साथ ही मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलती हूँ। विपक्षी पार्टी उस पर ब्राह्मण बनिए की पार्टी का तमगा या यूं कहे कि मजाक या यूं कहे कि व्यंग किया करती। और वो दौर कब था? जनसंघ के जमाने में जब चुनाव चिन्ह दिया हुआ करता था, तब विपक्षी पार्टियां कहती थी कि ये बनिए वाली पार्टी है, खास तौर पे बनिए की पार्टी कही जाती थी। फिर आप देखिए आगे बढ़ते बढ़ते आज बीजेपी कहां हुई, और लंबे समय तक बीजेपी इस बात से जूझती रही कि वो ब्राह्मण बनिए की पार्टी कही जाती। खास तौर पर 90 के दशक में जब मंडल और कमंडल की राजनीति का जोर था, बीजेपी ने कमंडल के जरिए जाति के बंधन को तोड़ने की कोशिश की और 90 के इस दशक में पहली बार बीजेपी केंद्र की सत्ता तक पहुंची। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन फिर भी बीजेपी ये टैग पूरी तरह नहीं हटा पाई, क्योंकि तब भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में ज्यादातर अगड़ी जाति के नेताओं की पकड़ थी। तो साल 2000 आया, बीजेपी ने पहली बार दलित समुदाय से आने वाले बंगारू नरसिम्हा लक्ष्मण को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तब करीब 1 महीने के मंथन के बाद बीजेपी और संघ के कोशाभाऊ ठाकरे का उत्तराधिकारी खोजा गया और इस तरह से बीजेपी ने खुद पर लगे ब्राह्मण बनिए की पार्टी का टैग उतारने की कोशिश की। ये बात भी सच है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो ओबीसी और दलित समुदाय में भी बढ़ी, लेकिन बीजेपी चाहती है कि वो सर्व समाज के प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आए। और वजह साफ है, जब हम चुनावी राजनीति में होते हैं, सर्व समाज का वोट मिलता है तो जीत डंके की चोट पर होती है, जैसे हरियाणा में हुई, महाराष्ट्र में हुई, जब सारे समाजों का मिलता है। अब आप हिंदुत्व वाली फिलॉसफी पे आगे बढ़ेंगे तो सर्व समाज एक है, अगर आप जातियों को बीच बीच में देखेंगे तब सारा समाज एक साथ आए तो भी जीत जबरदस्त होती है। तो दरअसल उसकी कमंडल पॉलिटिक्स का ही ये एक हिस्सा है। तो मुमकिन है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर उत्तर भारत से हुआ तो वो दलित समुदाय का हो सकता है। परसेप्शन, मैसेज और बिहार के चुनाव साथ खड़े हैं। अब वो क्यों, एक बार और ध्यान से समझ लें। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, जैसा मैंने कहा, बिहार के चुनाव आने वाले हैं और जिस तरह दिल्ली में एससी समुदाय का वोट बीजेपी को मिला। अच्छा, एक बहुत खास बात है, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का चुनाव शुरू होते ही या किसी राज्य का चुनाव शुरू होते ही वो उस राज्य में ये फिगर आउट करती है कि कौन से 2 बड़े ऐसे कम्युनिटीज हैं, वोट बैंक्स हैं, जिसका एक का होना भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर हुआ तो वो चुनाव जीत जाएगी। जैसे दिल्ली में 2 बड़े वोट बैंक थे, जिसमें एक एससी और एक मुस्लिम। अगर एससी बीजेपी के साथ आ जाता तो वो चुनाव जीत जाती और वही हुआ। तो एससी समुदाय का वोट बैंक पूरी तरीके से बीजेपी के साथ आया, बीजेपी दिल्ली में जीती। उसी तरह बिहार में भी बीजेपी एससी और पिछड़े वर्ग के वोटों को अपने साथ करने की रणनीति पर काम लंबे समय से कर रही है। ये बात अलग है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर वो चुनाव में आगे बढ़ेंगे और पिछड़ा वर्ग है या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास वोट है वो नीतीश कुमार को मिलता है। लेकिन ये बात अलग है, भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन और अपनी जमीन अपने बल पर मजबूत रखना चाहती है। कई बार ऐसा हुआ पिछले बिहार के चुनाव में कि सीटें भले ही भाजपा की ज्यादा थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और वो इस बार भी यही चाहती है। तो बात हुई हिंदी पट्टी के राज्यों की रणनीति को लेकर। लेकिन लंबे समय से बीजेपी दक्षिण भारत में कमल खिलाने की तैयारी में है। आपको याद दिला दूं 2024 का चुनाव, एक तरफ राम मंदिर जब बन रहा था अयोध्या में, तो प्रधानमंत्री ने वो पूरी संस्कृति को फॉलो किया जो रामायण काल में हुई, कि कैसे उन्होंने तमिलनाडु में भी जाकर रामेश्वरम में पूजा अर्चना की, शिवलिंग पे जल चलाया। वैसे ही वो उत्तर भारत के अलग अलग मंदिरों में गए, फिर वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत आते थे, तो उन्होंने वो संस्कृति को जोड़ने की कोशिश की। नतीजा नहीं आया, लेकिन भाजपा निरंतर वो करती रहेगी जब तक नतीजे या कमल नहीं खिल जाता। तो अब बात हम कर रहे थे दक्षिण भारत में कमल खिलाने की, तो मुमकिन है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष दक्षिण भारत से हो। जहां तक मेरी जानकारी है कि अगर दक्षिण भारत से बीजेपी ने अध्यक्ष चुना तो वो फिर ब्राह्मण समाज से होगा और संस्कृति, पूजा पाठ, हिंदुत्व के उस वेवलेंथ पर
जोड़ने की कोशिश होगी। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर दक्षिण भारत को बीजेपी को जोड़ना है तो बीजेपी को जो बैरियर है, चाहे वो लैंग्वेज का हो या अपनेपन का हो या अपनी लोकल कनेक्ट का हो, वो भी तोड़ना होगा। इसीलिए उत्तर भारत में भले ही वो रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी इसको दूर कर रही है, लेकिन वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों के मदद से ही वो लैंग्वेज बैरियर, संगठन का बैरियर, लोकल चेहरे का बैरियर दूर कर पाए। तो अब ये माना जा रहा है कि अध्यक्ष अगर चुना गया दक्षिण भारत से तो वो ब्राह्मण समाज का हो। खैर, बीजेपी की इस टू डू लिस्ट में अध्यक्ष का चुनाव तो बस रिक्त स्थान की पूर्ति सरीखा ही है। अध्यक्ष उत्तर से बने या दक्षिण से, दलित समुदाय से बने या फिर ब्राह्मण समाज से, मोदी शाह के मिशन में अध्यक्ष की टू डू लिस्ट अभी से रेडी हो चुकी है कि उनको क्या क्या करना है। जैसे ही बनेंगे उनके हाथ में लिस्ट होगी कि भैया प्रवास पे चलिए, और उस प्रवास के दौर पे आपको क्या करना है उसकी टू डू लिस्ट रेडी। तो क्या है बीजेपी के अगले अध्यक्ष की टू डू लिस्ट और बीजेपी का अगले अध्यक्ष का प्लान या उनकी जिम्मेदारियां क्या कुछ होंगी, आइए उसे भी समझ लें। सबसे पहले तो बीजेपी के अगले अध्यक्ष पर जिम्मेदारी होगी विपक्षी पार्टियों के लिए परिवारवाद के नैरेटिव को घर घर तक पहुंचाना। दक्षिण भारत में जन जन तक बीजेपी को एक राष्ट्रवाद पार्टी बताना, क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाना। बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा उठाकर ममता बनर्जी को एंटी हिंदू, एंटी नेशनलिस्ट साबित करना या प्रो मुस्लिम साबित करना। केरला में ईसाई समुदाय को अपने साथ लाना, और बिहार में ओबीसी दलित वोटर्स के बीच बीजेपी की पकड़ को मजबूत करना। अब ये होगा कैसे, आइए वो भी बात कर लेते हैं। अब दिल्ली में रेखा गुप्ता की ताजपोशी को अगर आप सिर्फ इस नजरिए से मत देखिए कि मोदी शाह ने राजस्थान की तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन से उठाकर किसी नेता या विधायक को, पहली बार के विधायक को सीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया। ये नैरेटिव पहले था कि कार्यकर्ताओं में से जो मेहनत करते हैं संगठन के प्रति, उनको बनाना है। लेकिन मोदी शाह के युग में ऐसे कई चौंकाने वाले फैसले होते हैं, जैसे मनोहर लाल खट्टर के हरियाणा में पहली बार सीएम बनने से लेकर मराठी अस्मिता वाले महाराष्ट्र में ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने तक, और फिर आदिवासी बाहुल्य झारखंड में रघुवर दास को सीएम बनाना। मोदी शाह के फैसलों ने कई बार पार्टी को और कार्यकर्ताओं को चौंकाया है, यहां तक कि सीनियर नेताओं को भी। लेकिन दिल्ली में रेखा गुप्ता की ताजपोशी के मायने बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण मायना है। अब देखिए, प्रवेश वर्मा हर लिहाज से रेखा गुप्ता से रेस में आगे थे। वो सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने जीवन भर में दिल्ली की राजनीति को देखा है अपने पिताजी के जरिए। विधानसभा चुनाव में उन्होंने फ्रंट से दिल्ली में चुनाव को लीड किया और अरविंद केजरीवाल को उनकी सीट पर 4000 से भी ज्यादा वोटों से हराया। लेकिन जिस एक वजह से उनका नंबर कटा, वो था प्रवेश का साहिब सिंह वर्मा का बेटा होना। परिवारवाद। जी बिल्कुल सही सुना। रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने सिर्फ बिहार में वैश्य समुदाय को संदेश नहीं दिया, या फिर अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो भी वैश्य समाज से थे, उनके समर्थकों को नहीं दिया, या फिर बिहार की महिला वोटर्स को अपने साथ लाने की कोशिश के साथ साथ और भी कुछ, बल्कि सीएम पद के लिए प्रवेश वर्मा का टिकट काटकर बीजेपी ने आने वाले दिनों की लड़ाई के लिए मोर्चाबंदी कर दी है कि भाजपा परिवारवाद को नहीं मानती। क्योंकि अगर प्रवेश वर्मा होते तो परिवारवाद का जो ये नैरेटिव है वो पूरी तरीके से सेट नहीं हो पाता, कुछ डाइल्यूट हो जाता। अब देखिए मोर्चाबंदी कैसे की, उसे और समझते। दरअसल बीजेपी के अगले अध्यक्ष पर बीजेपी के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों में ये नैरेटिव गढ़ने की बड़ी जिम्मेदारी होगी कि बीजेपी के अलावा बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टियां, नेशनल, क्षेत्रीय, सब ये नैरेटिव बीजेपी पहले से गढ़ती रही है, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से, पुरजोर तरीके से जन जन तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। राज्यों में बीजेपी की लड़ाई जिन क्षेत्रीय पार्टियों से है, उन सब पर एक परिवारवाद का दबदबा है, या यूं कहें कि परिवार के बाहर इन पार्टियों का कोई वजूद नहीं। बिहार, जहां इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं, वहां मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी है। आरजेडी वहां लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती है और अब उसकी कमान तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। वैसे यहां बीजेपी और जेडीयू के अलावा सभी पार्टियां एक परिवार तक सिमटी हुई हैं।
और अब नीतीश कुमार के बेटे भी जेडीयू में एंट्री को लेकर कयास लगाए जाने की चर्चाएं भी हैं। इस तरह बंगाल में बंगाल की टीएमसी की कमान ममता बनर्जी के साथ है, उन्हीं के हाथ में है, लेकिन उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को ममता का उत्तराधिकारी माना जाता है और उसी लिहाज से सब प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं। फिर यूपी में अखिलेश यादव, या फिर झारखंड में हेमंत सोरेन, या फिर तमिलनाडु में स्टालिन, या यूं कहें कि सभी अपनी अपनी पार्टी की कमान जो संभाल रहे हैं, लेकिन उनके पिता की विरासत पर सियासत वो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार और बंगाल, इन दोनों राज्यों में घुसपैठ भी एक बड़ा मुद्दा है, तो बीजेपी यहां परिवारवाद के अलावा घुसपैठ का मुद्दा भी उठाएगी। एंटी नेशनलिस्ट या एंटी हिंदू होने का या प्रो मुस्लिम होने का, और अपना नैरेटिव लोगों तक मजबूती से पहुंचाएगी। घुसपैठ का मुद्दा उठाकर बीजेपी ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का से लेकर तमाम तरीके के जो लेवल है वो चस्पा करेगी। साथ ही साथ घुसपैठ पर आंखें बंद करने का नैरेटिव देकर पार्टी खुद को नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी पार्टी और ममता को एंटी नेशनल भी साबित करने की तैयारी है। तो जाहिर है बीजेपी आने वाले दिनों में इस लड़ाई को और ज्यादा पुख्ता तरीके से लड़ेगी। चुनाव के नजरिए से अगर देखा जाए तो बीजेपी जनता के बीच कुछ ऐसे सवाल उठाएगी कि वो क्या चुनेगी। बीजेपी ये सवाल पूछेगी कि आप क्या चुनना पसंद करेंगे। एक तरफ मोदी की गारंटी, विकास की बात, संतुष्टिकरण का दावा, हिंदुत्व का नारा है, तो दूसरी तरफ रेवड़ियों का ऐलान, परिवारवाद वाली पार्टियां, तुष्टीकरण की चाल है, तो एंटी हिंदू और एंटी नेशनल होने का डर है। अब जाहिर है बीजेपी ये नैरेटिव सेट करना चाहती है कि आप काम के ऊपर या विकास के ऊपर किसको बेहतर मानते हैं, जनता किसको चुनना पसंद करेगी, और उसके लिए काम करने वाली पार्टियां या अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाली पार्टियों को किसको चुनना पसंद करेगी। परिवारवाद के इसी हथियार के साथ बीजेपी जनता के बीच यही सवाल लेकर उतरती आपको नजर आने वाली है कि आपके लिए एक परिवारवादी बेहतर काम कर सकता है या वो जो राष्ट्र के लिए राष्ट्र हित में फैसले लेता है। लेकिन यहां अगर बीजेपी की नजरें दक्षिण का किला भेदने पर हैं, तो रणनीति सिर्फ इतनी नहीं होगी, क्योंकि दक्षिण में बीजेपी की कुछ अपनी चुनौतियां हैं, जिसकी वजह से अभी वो दीवार के इस तरफ खड़ी है लंबे समय से, और जिसमें एक सबसे बड़ी चुनौती है भाषा। क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी को ग्रास रूट पर पब्लिक से जुड़ना है, तो उसके लिए उसको पब्लिक की भाषा वाला नेता चाहिए जो उसको आसानी से अपनी बात समझा सके। बीजेपी क्या करना चाहती है, क्या सोचती है, आपके लिए क्या करेगी, वो बातों को आसानी से जनता तक पहुंचा सके। दूसरी ओर बड़ी समस्या ये है कि बड़े चेहरे की कमी है वहां पर। लोकल लीडरशिप बीजेपी के पास वहां नहीं, जिनकी बातें सुनकर वहां की जनता बीजेपी के साथ जुड़ सके या वोट दे सके। तीसरी समस्या यह है कि दक्षिण भारत में बीजेपी को हिंदी बेल्ट की पार्टी माना जाता है। चौथी बड़ी समस्या कि वहां अब तक बीजेपी के हिंदुत्व का एजेंडा कारगर नहीं हो पाया, लेकिन बीजेपी दक्षिण का द्वार खोलने की रणनीति पर भी काम कर रही है। एक और बड़ी चुनौती है, उत्तर भारत में भाजपा विकास 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 की बात करती है, लेकिन दक्षिण भारत में विकास का पैमाना अलग है। दक्षिण भारत एडवांस्ड है, वहां आईटी, एजुकेशन एडवांस्ड है। जिन विकास के दावे भाजपा यहां करती है, दक्षिण में विकास की डेफिनेशन बीजेपी को अलग रखनी पड़ेगी। वहां पर लोगों की एजुकेशन रेट अगर हम बात करें तो ज्यादा है, वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा है और आबादी कम है। तो जो ये विकास का नैरेटिव है वो वहां पर थोड़ा उसके डेफिनेशन बदल जाएगी। तो जो बीजेपी की चुनौतियों में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसमें है कि स्थानीय मुद्दों से कनेक्ट करना, क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करना, ठीक वैसे ही जैसे पीडीपी के साथ किया, और फिर अब भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी अच्छा है कश्मीर में और वो सरकार में भी रह चुकी है, तो क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करना। उत्तर में तो आप क्षेत्रीय दलों को परिवारवाद कह के बाहर निकालेंगे, लेकिन वहां पर अभी आपको अंदर पेनिट्रेट होने के लिए क्षेत्रीय दलों का साथ चाहिए और स्थानीय नेतृत्व को प्रोत्साहित करना। तमिलनाडु का अगर हम जिक्र करें तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी बहुत उम्मीदों से अभी काम कर रही है, उम्मीदों के साथ पहले भी चुनाव में उतरी थी, लेकिन वहां पर अगर एआईडीएमके के साथ वो जाती तो आज नतीजे कुछ और होते।
छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़कर जनाधार बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर ये कोशिश भी करना कि उन पार्टियों को अपने साथ विलय कर लिया जाए या उनके संगठन को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए। इसके साथ साथ डोर टू डोर कैंपेन, मैन टू मैन मार्किंग जैसी रणनीति भी बनाई जा रही है। और इतना ही नहीं, दक्षिण भारत के हर राज्य में ऐसी जातियों या समुदाय को अपने साथ करने की भी कोशिश होगी जो वहां समीकरण बना या बिगाड़ सके। जैसे उदाहरण के तौर पर केरल में ईसाई समुदाय के वोटर को अपने साथ लाना, जिसके लिए आरएसएस लंबे समय से काम कर रही है। और हाल ही के क्रिसमस में, जो पिछले साल गया, उसमें दिल्ली में प्रधानमंत्री क्रिसमस के सेलिब्रेशन में शरीक भी हुए। तो वहीं तमिलनाडु और कर्नाटक में उन जातियों को अपने साथ लाने का काम जो बीजेपी को गांव-गांव, घर तक एक्सेप्टेंस दिला सके। क्योंकि आमतौर पर हर राज्य में कम से कम 2 जातियां ऐसी होती हैं जो मिलकर किसी को सत्ता की चाबी थमा सकती हैं या सत्ता से बाहर कर सकती हैं। तो बीजेपी उन्हीं जातियों में से एक को अपने साथ करने की रणनीति पर काम कर रही है। और इसमें अगले अध्यक्ष की भूमिका और जिम्मेदारी दोनों बढ़ जाती है। तो बीजेपी मिशन मोड में, एक्शन में है। अध्यक्ष का चुनाव तो बस रिक्त स्थान की पूर्ति भर है। असल मिशन है चप्पा चप्पा भाजपा, ताकि पूरी हो सके मोदी की इच्छा और मोदी पूरी कर सके संघ की इच्छा।